देखिए, भारतीय मानसून के संबंध में अभी तक जो चीज़ें आप पढ़े हैं वो तो रियलिटी आप पढ़ते हैं कि हाँ भाई कैसा मौसम होता है, कैसा जलवायु होती है, क्या होता है, ऋतुओं के अनुसार कैसी स्थितियाँ होती हैं यहाँ पे, ठीक है, वो सब सारी चीज़ें एक्चुअल। लेकिन क्योंकि प्राचीन काल से ही आप कह लीजिए कि आप जब से इस संबंध में शोध अनुसंधान होने शुरू हुए तमाम स्तरों पे बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार जो है भारतीय मानसून के संबंध में दिए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि दक्षिण पश्चिम दिशा से आती हुई प्रतीत होती है जो, तो हमेशा से कई बातें कई विद्वानों ने कही हैं। लेकिन उसमें जिन सिद्धांतों को सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है, ठीक है, उसमें 3-4 सिद्धांत। एक है हेली का तापीय सिद्धांत, दूसरा है फ्लोन का पछुआ कोण सिद्धांत, अभी लिखवाएंगे तो परेशान न होइए, ठीक है, पछुआ कोण सिद्धांत। एक सिद्धांत आपका ITCZ वाला है, क्योंकि किस प्रकार से ITCZ का विस्थापन होता है और कैसे कैसे कोणों की दिशा और गति दोनों में परिवर्तन होता है। ये सारी चीज़ें जो है समय के साथ में इस क्षेत्र में भी अनुसंधान किए। इसके अलावा एक है कि जो पूर्वी जेट होती है, जेट वगैरह तो पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत बताएंगे इसको हम जो है, ठीक है। तो इसके संबंध में भी, क्योंकि जो भारत में शीतकाल में वर्षा होती है, तो शीतकाल में वर्षा का संबंध तो उष्ण जेट से है ही, हम लोग देखे भी हैं। लेकिन इसके अलावा जो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, ठीक है, उस समय भी पूर्वी जेट है जो तिब्बत के पठार से उत्पन्न होती है, तो उसका योगदान जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय भी होता है। और भारत में मानसून का मतलब ही नहीं मानसून आया और बारिश हो गई, मानसून में पूरा एक तंत्र काम करता है। यानी मानसून किस दिशा से आया, कब आया, कैसे आया, और इसके अलावा मानसून से कितनी वर्षा हुई, किन क्षेत्रों में वर्षा हुई, और इसके अलावा जो मानसून की वापसी हुई, किन कारणों से वापसी हुई, कहाँ पे वर्षा हुई, कहाँ पे वर्षा वापसी के दौरान नहीं हुई, एक पूरा सिस्टम होता है। लेकिन उसमें पूरा सिस्टम शामिल होता है। तो इस संबंध में किसी ने मानसून की वापसी से संबंधित सिद्धांत दिया, किसी ने पूर्वी जेट से संबंधित सिद्धांत दिया, और ये सब अयोग नवीन शोध है। 1970 के दशक में भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में एक अनुसंधान चलाया गया भारत और रूस के साथ मिलकर, उनको बोला जाता है मोनेक्स अनुसंधान, यूपीएससी में पूछा भी गया है। ठीक है, इस अनुसंधान में हिंद महासागर की जो वायुमंडलीय दशा है या दिशा है, उसके बारे में बहुत सारे शोध किए गए। इसमें भारत के भी वैज्ञानिक शामिल थे, रूस के भी वैज्ञानिक शामिल थे, इंडोनेशिया वगैरह के वैज्ञानिक भी शामिल थे। ठीक है, उन लोगों ने मिलकर एक सम्यक सिद्धांत बनाने का प्रयास किया कि भारतीय जो मानसून है, क्योंकि भारतीय मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये दुनिया में विशिष्ट है। ठीक है, मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूँ, विशिष्ट इसलिए है क्योंकि इसमें जो पूरी दुनिया के हवाओं के चलने की दिशा और गति है, ठीक है, उसके थोड़ा सा अपवाद के रूप में, जैसे हम लोग पढ़ते आए कि भाई विषुवत रेखा के क्षेत्रों में प्रायः प्रत्येक दिन के समय दोपहर के बाद में विषुवत समनीय वर्षा होती है। यानी जो विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे दिन के समय लगभग दोपहर के बाद 2 बजे के बाद, ठीक है, एक बादल बने तो तुरंत वर्षा हो जाएगी। ये पूरी दुनिया में चक्र चलता है, क्योंकि वर्षा 3 तरह की होती है। एक वर्षा होती है संवहनीय, जहाँ पे हवाएं गर्म हुई, ऊपर उठी, ऊपर ठंडी होके संघनन होके बादल बना, तुरंत वर्षा हो गई। ये स्थिति विषुवत रेखीय प्रदेशों में देखने को मिलती है, जिसे हम लोग संवहनीय वर्षा कहते हैं। दूसरी वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा। ठीक है, नमी युक्त तो हवाएं जो है किसी पर्वत या किसी ऊंचे स्थान से टकरा के उस क्षेत्र में वर्षा करवाते हैं, उसको हम लोग पर्वतीय वर्षा कहते हैं। एक संवहनीय और एक पर्वतीय। और तीसरी जो वर्षा है वो होती है चक्रवातीय, क्योंकि तमाम सागरीय क्षेत्रों में नर्मदा का केंद्र बनता है, उसके चारों तरफ हवाएं चलती हैं। क्योंकि सागरीय क्षेत्र में विकसित होता है तो उसमें नमी वगैरह की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उनमें मूवमेंट होता है और किसी तट के पास में जाके वो लैंडफॉल करते हैं और वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। जैसे भारत में भी आप देखेंगे कि
तमाम अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में इस प्रकार के चक्रवाती अवदाहों से तटीय क्षेत्रों में तूफान, वर्षा ये सब प्राय देखने को मिलता है। लगभग हर साल 2-4 तूफान आ ही जाते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा हानियाँ भी होती हैं, क्योंकि हवाओं की जो गति है वो चक्रवात में सबसे ज़्यादा होती है। कहने का मतलब कि इसी 3 तरह की वर्षा होती है पूरी दुनिया में। लेकिन भारत के संदर्भ में ना पूरे जो जलवायु का पैटर्न है वो पूरी दुनिया में अमूमन मोटे तौर पे एक तरह का है, लेकिन भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके कारण से यहाँ पे या भारतीय उपमहाद्वीप में थोड़ा मानसून एक विशेष प्रकार की मौसमी दशा बना देता है। जो विशेष प्रकार की मौसमी दशा ये है कि एक समय में आर्द्रता भरी वायु आती है पश्चिमोत्तर भाग समग्र भारत में, किसी क्षेत्र में कम किसी क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है और फिर वही हवाएँ वायुमंडलीय दशा के बदलने से वापस होती हैं। ठीक है, तो अगर मानसून की परिभाषा आपसे पूछी जाएगी तो ये आप कह सकते हैं कि ऋतुओं के अनुसार हवाओं में प्रत्यावर्तन मतलब लौटना। ठीक है, यही मानसून की परिभाषा ही होगी, सार्वत्रिक परिभाषा ही होगी कि ऋतुओं में लिखवा देते हैं, परेशान हो गई सब लिखवाएंगे। ठीक है, यानी ऋतुओं के अनुसार हवाओं में प्रत्यावर्तन होना मानसून की क्रिया है या मानसून का तंत्र है। अब देखिए भारत में ऋतुओं के अनुसार, इसलिए मैंने यहाँ पे ऋतुओं के अनुसार ही वायुमंडलीय दशा की चर्चा होने की, इस ऋतु में जो है कैसी वायुमंडलीय दशाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, उसकी चर्चा हमने चारों जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, ठीक है, उसके जो प्रकार हैं ऋतुओं के, ठीक है, उसके आधार पर हमने एक एक ऋतु का वर्णन कर दिया है। जो उसका मूल कारण यही कि आप ऋतुओं के अनुसार चीज़ों को समझ जाएंगे। किसी ऋतु में हवाएं आती है, किसी ऋतु में वर्षा होती है, किसी ऋतु में तापमान कम होता है, किसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप एक एक करके देख लीजिए। अब क्योंकि सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे मान्यता प्राप्त सिद्धांत हैं जो ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे सीधे। और इसमें जो ITCZ वाला सिद्धांत है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ITCZ वैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि ITCZ या अंतरः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर टिप्पणी कीजिए। ऐसे जो छोटे तथ्य होते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, उन सब पे एग्जामिनर भी चाहते हैं कि आप जो है इसके बारे में जो बुनियादी तथ्य हैं उसके साथ में इसके कॉन्सेप्ट को कम शब्दों में स्पष्ट करेंगे। ठीक है, अभी जो देखिए आप लोग अगर अच्छे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होंगे तो अभी देखिए UPSC का पेपर चल रहा है। ठीक है, अभी निबंध का GS का ये सब का पेपर अभी आजकल में हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि उन सारे पेपरों में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका नेचर भी कैसा है। उन सबका नेचर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि जो चीज़ें कंसेप्चुअल है, ठीक है, तो कंसेप्चुअल है और वर्तमान में ज़्यादा प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब कि जो गवर्नेंस यानी शासन प्रशासन में सीधे या तो अच्छाई बनाते हैं या तो जो है चुनौती पेश करते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में अगर अनावश्यक रूप से कोई बाढ़ ना आए, वो सूखा क्षेत्र हो, वहाँ पे एक बाढ़ आने लगे तो वो भी भूगोल नेताओं के लिए, पर्यावरणविदों के लिए, इन सब के लिए या प्रशासन की कर्मियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा हो जाएगी। उससे निपटने का प्रयास किया जाएगा। इसी से निपटने के लिए सबसे पहले आप कारणों को जानेंगे। आप बीमार होंगे अगर डॉक्टर में जाएंगे तो अच्छा डॉक्टर का होगा। अभी नहीं, थोड़ा सा सर दर्द हुआ तो तुरंत आपका CT स्कैन कर देगा। लेकिन अगर आप गंभीर रूप से किसी प्रकार से पीड़ित हैं, ज़्यादा पीड़ित हैं, तो आपको बुलाएगा तो पहले क्या करेगा, जिस समस्या से आप पीड़ित हैं, ठीक है, उसको जानेगा, पहले जांच लिखेगा बात आपको, जब ये जांच करा लेगा और CT स्कैन ये वो अल्ट्रासाउंड तमाम, उसके बाद देखेगा कि हाँ समस्या ही है, तब तो उससे लड़ाई कर पाएगा। अब कुछ होते हैं हवा में तेज चलाते हैं कि चलो देते हैं 3-4 मर्जी की दवा देते हैं मिला के, अगर ये होगी तो सही हो जाएगा और ये नहीं होगी तो सही, अगली बार बदल देंगे। जो वो 6 महीने दवाते हैं, लेकिन वो अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छे फिजिशियन होंगे या किसी विशेष रूप के विशेषज्ञ होंगे, तो वो पहले बिना जांच के दवा देंगे। हमारे तेज क्या चलाना, जो हमारे पास संसाधन मौजूद है, हमारे पास उस प्रकार की मशीनरी है, फिर क्यों हवा में तेज चलाएं। ठीक उसी प्रकार से जो भी चीज़ें आपके गवर्नेंस से, शासन प्रशासन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, वो आपसे पूछी जाएगी।
और वो चीज़ें कौन सी हो सकती हैं? तो वित्त से संबंधित चीज़ें होती हैं जिसको लोग आर्थिक समीक्षा बोलते हैं, या तो पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हो सकती हैं, हो सकती है कि नहीं हो सकती। इसके अलावा टेक्नोलॉजी से हो सकते हैं, जिसको हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोलते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भाई आपको बताएगी कि कौन सी नई चीज़ें आई हैं, कौन सी नई चीज़ें नहीं आई हैं। जैसे अभी एक प्रश्न पूछा गया है जीएस में, पेपर 3 में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है आपको जानते ही नहीं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम मतलब जो मशीनों में मानव जैसे सोचने समझने की क्षमता विकसित की जा रही है, ठीक है, वही तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। एआई और क्या है? आपके मोबाइल में भी एआई है, यानी आपके पैटर्न को पहले समझ लेगा कि विगत 1 साल में इसने कितनी ऑनलाइन शॉपिंग की है, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग की है तो किन चीज़ों को इसने सबसे ज़्यादा प्रेफर किया है, किस कंपनी के ब्रांड को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया है, और किस कैटेगरी का सामान इसने मंगवाया है। महिलाओं को महिलाओं संबंधित सामान होगा, पुरुषों को पुरुष से संबंधित सामान होगा, अगर गृहिणी होगी तो किचन से संबंधित सामान मंगाएगी, अगर छात्र होगा तो छात्र जीवन से जुड़ा सामान मंगाएगा। क्या होगा? वो पूरा एक एल्गोरिदम बन जाएगा आपके नाम से और आपके नेटवर्क से, और उसी के आधार पे फिर कंप्यूटर आपको उसी से संबंधित प्रोडक्ट से का प्रचार आपको देगा। लेकिन तो क्या एआई तो नहीं, एआई का इस्तेमाल है कि मानव की तरह सोचे समझे कि आपकी कैसा है, उसके साथ उसी तरीके का व्यवहार किया जाएगा। अब तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतने जो शोध अनुसंधान हुए उसका परिणाम है तमाम जगहों से जो है मानव का स्थान एआई ने ले लिया है। कंप्यूटर चला सकता है, यहाँ पे कोई मजदूर काम करता है, उससे संबंधित काम कर सकता है। तो आप देखिए रेस्टोरेंट वगैरह में उसमें वेटर की जरूरत भी नहीं, एआई आपको सामान लेके आ देगा, रोबोट ला के सामान देगा, ठीक है, आप ऑर्डर करके जाएंगे और उसके बाद वो सामान संबंधित वहाँ से दिया जाएगा और आके आपको दे देगा, ठीक है। तो ये कौन कौन सी चुनौतियाँ प्रस्तुत कर सकता है? जाहिर सी बात है रोजगार कम होंगे, जो मानव का एक छत्र राज है इस धरती पे, तो एक गुमान है कि मानव सबसे बुद्धिमान प्राणी है। इस पूरे इकोसिस्टम में बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे जंतु हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, बहुत सारे मध्यम आकार के जीव हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है। उसमें सबसे बुद्धिमान किसको माना जाता है? मानव को ही तो माना जाता है। मगर इस प्रकार की मशीनें बनना शुरू हो गई फिर मानव की तरफ सोच समझ रहे हैं, सोच समझ कर काम कर सकें, लेकिन तो संभावना है कि मानव के जो स्थान है उसको दूसरा ले सकता है, या उसके जो बुद्धिमत्ता है उसकी चुनौती दिया जा सकता है आगे चल के, उसके रोजगार से संकट आ सकता है। जैसे निगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे तो मौसम की सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है, तमाम शासन प्रशासन में चीज़ों को समझने में उसकी आसानी हो सकती है। तो लाभ भी बहुत सारे आपको मिल सकते हैं, हानियाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हीं से संबंधित परिणाम को दिखाई देंगे। करने का मतलब है यानी वित्त का मतलब पैसा। कोई भी संस्था, सरकार, कोई भी संगठन, कोई भी विभाग, उसको चलाने के लिए सबसे प्राइमरी चीज़ क्या है? पैसा, वित्त। भाई आप भी संगठन का हिस्सा बनेंगे तो वित्त की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, आपको इकोसिस्टम से चुनौती मिलेगी, इकोसिस्टम से चुनौती मिलेगी तो उसके लिए इन्वायरमेंट की समझ आपको होनी चाहिए। तीसरी चीज टेक्नोलॉजी का प्रयोग अगर आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या उसमें पीछे हैं तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। इसलिए टेक्नोलॉजी की भी समझ आपको रखनी है। देखिए साइंस जो उसमें पूछा जाता है यूपीएससी में, वो नहीं करता, सिलेबस में आपकी नहीं लिखा है कि विज्ञान पढ़ के आओ। विज्ञान आपसे नहीं पूछता है, विज्ञान एवं तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछता है, ठीक है। साइंस दूसरी चीज़ है, टेक्नोलॉजी दूसरी चीज़ है। साइंस में नियमबद्ध चीज़ें हैं, व्यवस्थित चीज़ें हैं, उसी के आधार पर जो चीज़ें डेवलप की गई, तो आपसे साइंस टेक पूछता है, स्पेस टेक्नोलॉजी पूछेगा, एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स,
इंडस्ट्रियल रेगुलेशन में इसका क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने बनाए जाएंगे। तो ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं कोर सेक्टर माने जाते हैं यूपीएससी के लिए। भाई चलिए तो इसका पेपर वगैरह को आप लोग फोटो कापी निकलवा लीजिए, तो वहाँ पे वो क्या मिल जाएगा और उसको देखने का प्रयास कीजिए, देख के उसको समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो फिर छूट जाएंगे पीछे। और जब आप देखते हैं इन चीज़ों को समझते हैं कि एक्चुअल में सबसे बड़ा लाभ उसका ये होता है कि अपनी औकात पता चलती है, क्योंकि औकात जानना बहुत जरूरी है कि आप हैं क्या एक्चुअल में। ठीक है, पता लगे खुद खूब बने घूम रहे हैं कि अरे हम ही तो हैं, खाली बाकी सब बेकार हैं। एग्जाम मानने में गए 100 पटन आया, 5 पटन कर रहे पसीने छूट गए। रिजल्ट आया तो पता लगा कितना सही था, 80 करके आए थे, 65 गलत है, 15 सही। ठीक है, माइनस में नंबर मिला है। मतलब अगर इस पर कोई कार्रवाई होती तो यूपीएससी वाले कहते कि यूपीएससी के जो दफ्तर है उसके 2 किलोमीटर के एरिया को इनको घुसने नहीं देना है, हमसे इतना इन्होंने गलत किया है जो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अपने औकात जानने के लिए यानी अपना मूल्यांकन, औकात होना थोड़ा जो है घातक शब्द है एक तरह से, जो है वो ऐसा शब्द नहीं है, इसको वो दूसरे शब्दों से यूज करते हैं, लेकिन अपना मूल्यांकन जरूर करते रहिए कि हम कहाँ पे हमारी तैयारी किस स्तर की है। मूल्यांकन नहीं करेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, आपको भ्रम रहेगा कि हम बहुत जानकार हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और रहेगी। चलिए, तो पेपर हम ये आशा करते हैं कि आप लोगों के पास में एसए का, जीएस के 4 पेपर और ऑप्शनल भी अगर आप एक्चुअल में यूपीएससी तैयारी करें तो अपना जो भी विषय आता है उसका भी पेपर आप जरूर देखें, और देखें भी उससे संबंधित प्रश्न भी अगर आपके पास कोई होंगे तो आप लोग जरूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, हमें बताने में खुशी होगी और आप लोगों के लाभ होगा। समझिए, तो इसमें थोड़ा सा लिखो क्या है कि मैंने भारतीय मानसून से संबंधित सिद्धांत ये बता देते, लिखो इसमें थोड़ा सा। देखो, भारतीय मानसून भारतीय उपमहाद्वीप में एक विशिष्ट प्रकार की मौसमी दशा उत्पन्न करता है। भारतीय उपमहाद्वीप में एक विशेष प्रकार की या विशिष्ट प्रकार की मौसमी दशा उत्पन्न करता है। सिद्धांत तो यह एक तरह का द्वितीयक परिसंचरण तंत्र है। यह एक तरह का द्वितीयक सेकेंडरी परिसंचरण तंत्र है। द्वितीयक परिसंचरण तंत्र है। लिख लेंगे, लिख दें, लिख लिए। यदि मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है। मौसिम शब्द से बना है। मौसिम शब्द से बना है, जिसका अर्थ ऋतुओं के अनुसार, जिसका अर्थ ऋतुओं के अनुसार हवाओं के प्रत्यावर्तन से, जिसका अर्थ ऋतुओं के अनुसार हवाओं के प्रत्यावर्तन से, प्रत्यावर्तन यानी लौटना, जिसका अर्थ ऋतुओं के अनुसार हवाओं के प्रत्यावर्तन से। समझ गए? यानी
ऋतु के अनुसार तमाम हवाएं आती हैं। ऋतु मतलब सीजन उसको बनाए गए थे, 4 मौसम रूप पड़े ना, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु। ठीक है, इसके अनुसार हवाओं में जो आगमन और वापसी की प्रक्रिया चलती है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या करते हैं मौसम। अगर शाब्दिक अर्थात कहीं लिखेंगे तो इसी प्रकार की परिभाषा में लिखिएगा जरूर। ठीक है, वैसे भूमिका आपको किसी पत्र में लिखनी है, ठीक है, वो भी मानसून से संबंधित, दक्षिण पश्चिमी मानसून से संबंधित, तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं। ठीक, मानसून से तात्पर्य ऋतुओं के अनुसार हवाओं के प्रत्यावर्तन से, बात खत्म। ठीक है, उससे आगे की बातें आप उसमें लिखेंगे, इसमें और लिखिए थोड़ा 2 लाइन। देखिए, इस संबंध में प्राचीन काल से ही तमाम शोध अनुसंधान हुए हैं। इस संबंध में प्राचीन काल से ही तमाम शोध अनुसंधान हुए हैं। सर्वप्रथम हिपालस नामक विद्वान ने नाविक लिखे, हिपालस नामक नाविक ने अरब सागर से चलने वाली अरब सागर से चलने वाली पवनों की खोज की थी। हिपालस नामक विद्वान ने अरब सागर से चलने वाली पवनों की खोज की थी। मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, लेकिन इनमें कोई एक सिद्धांत मानसून तंत्र की व्याख्या करने में सफल नहीं है। अतः मानसून की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझने के लिए इन सिद्धांतों का अध्ययन आवश्यक है, जो निम्नलिखित हैं। पहला, अब जो निम्नलिखित है उसी के नीचे लिख लीजिए। इस सिद्धांत का नाम मैं बोल रहा हूँ। पहला लिखिए तापीय सिद्धांत। पहला तापीय सिद्धांत। दूसरा पछुआ पवन सिद्धांत। तीसरा ITCZ और चौथा भारतीय मानसून और पूर्वी जेट। भारतीय मानसून एवं
पूर्वी जेट, इस तरह लिख लीजिए पूर्वी जेट एवं मानसून। यानी आज कहने का मतलब है कि पूर्वी जेट का क्या इसमें योगदान है भारत के मानसून की उत्पत्ति में जो। तो इसमें एक एक करके हम लोग एक एक सिद्धांत को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। बहुत सरल है, तो उसमें जितनी चीजें अभी तक आप मानसून के संदर्भ में पढ़ चुके हैं, ठीक है, वही सारी चीज इस सिद्धांतों में भी सम्मिलित है, क्योंकि उन चीजों का जो वर्णन है इन्हीं सब सिद्धांतों के आधार पर ही वो सारी चीजें सम्मिलित हैं या बनाई गई हैं। तो पहला लिखिए, मेरे ख्याल लीजिए पहला क्या है? तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत, तापीय सिद्धांत को थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद इसमें हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है, ये केवल समझने वाली बात। इन्होंने बहुत ही बुनियादी तथ्य हैं उसका प्रयोग करके भारत के मानसून की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया। इन्होंने सबसे पहले कहा कि मानसून जो तंत्र है पूरा एक सागरीय और स्थलीय समीप की तरह, यानी दिन के समय स्थलीय क्षेत्र में निम्नवायुदार बनता है, तो इस दिशा से पौने सागर की ओर चलती हैं, और रात्रि के समय सागरीय समीप या सागर में निम्नदाब का केंद्र बनता है, तो सागर से स्तर की ओर चलती हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि सूर्य का उत्तरायण एवं दक्षिणायन जो है, सूर्य कुछ समय के लिए कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, तो भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, और कुछ समय के लिए मकर रेखा के आसपास चमकता है, नहीं दक्षिणायन के समय। तो जहाँ पे सूर्य ज़्यादा चमकता है या ज़्यादा सूर्य तक प्राप्त होता है, उन क्षेत्रों में निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, और ठीक इसके विपरीत वाले क्षेत्रों से, यानी जहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, ठीक है, वहाँ से पौने इस दिशा की ओर तीव्र गति से चलती है। जैसे उन्होंने जो तापीय सिद्धांत दिए हैं जो महोदय, उन्होंने बहुत ही सामान्य शब्दों में इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया। हालांकि इसीलिए इसी मैंने पहले लिखवा दिया, किसी एक सिद्धांत के आधार पर इस पूरे तंत्र को आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें लिखिए, थोड़ा सा समझते चले जाएंगे, कुछ नहीं आपको मैं समझवाएंगे। देखो, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हेली महोदय हैं। हेली महोदय हैं, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा हेली का तापीय सिद्धांत, ठीक है। तो इसके प्रतिपादक हेली महोदय हैं, जो कि एक ब्रिटिश जलवायु वैज्ञानिक थे, इन्होंने मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में, जो कि एक ब्रिटिश जलवायुविद थे, इन्होंने मानसून की उत्पत्ति के संबंध में तापीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इन्होंने मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में तापीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। हेली के अनुसार मानसून पौने मानसूनी पौने सागरीय एवं स्थलीय समीप के रूप में है। मानसून पौने सागरीय एवं स्थलीय समीप के रूप में है। स्थलीय समीप और सागरीय समीप में ये तो समझ रहे होंगे, बताया गया है, में कई बार मैंने चर्चा की है, ठीक है। यानी प्रत्येक क्षेत्र का अपना जो सूर्य तक ग्रहण करने की क्षमता है प्रत्येक चट्टान की या प्रत्येक पिंड की, वो अलग अलग है।
जल थोड़ा देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा। कुछ ऐसी चट्टानें हैं जो शीघ्र गर्म होंगी, शीघ्र ठंडी हो जाएंगी। जैसे जो बालू युक्त चट्टानें वो थोड़ा जल्दी गर्म होती हैं, जल्दी ठंडी भी हो जाती हैं। कुछ ऐसी चट्टानें जो मध्यम है, ना बहुत जल्दी गर्म, ना बहुत जल्दी ठंड। तो इस प्रकार से प्रत्येक स्थान पे जो सूर्य से हमको उष्मा के रूप में, गर्मी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, वो प्रत्येक चट्टानें अलग अलग मात्रा में ग्रहण करती हैं और छोड़ती हैं। इसको भूगोल की भाषा में एल्बिडो कहा जाता है। एल्बिडो ये पढ़ाएंगे, जब वो पढ़ाएंगे पूर्वी जल वाला एल्बिडो। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न भी आपके यूपीएससी के लिए पूछा जा चुका है कि यदि किसी स्थान पे एल्बिडो कम है तो क्या होगा, या एल्बिडो ज़्यादा है तो क्या होगा। इस प्रकार के कथन और कारण बना के प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो इसको हम कहीं पर प्रकाशित कर देंगे, लेकिन यहीं पे थोड़ा समझ लीजिए कि एल्बिडो अलग अलग चट्टानों का या अलग अलग पिंडों का होता है। तो उसी संदर्भ में स्थलीय और सागरीय समेत में जो ताप प्राप्त करने का अंतर है, उसके कारण से वायुदाब भी अलग अलग रूपों में बनता है ऐसे क्षेत्रों में एक ही समय में। बहुत बुनियादी सिद्धांत है कि जहाँ पे उच्च वायुदाब होगा वहाँ से पौने निम्न वायुदाब की ओर तेजी से चलती है। तो उसी संदर्भ में सागरीय और स्थलीय समेत का नाम भी लिया जाता है। देखो आगे, देखो ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है, कर्क रेखा के ऊपर होता है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में निम्न दाब का केंद्र बनता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में एक निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। वहीं हिंद महासागर में विषुवत रेखा के पास के क्षेत्रों में ठीक इसी समय वहीं हिंद महासागर में विषुवत रेखा के समीप ठीक इसी समय उच्च वायुदाब की स्थिति होती है। उच्च वायुदाब की स्थिति होती है। फलस्वरूप पवनें सागरीय एवं स्थलीय पवन की तरह सागरीय एवं स्थलीय पवन की तरह आती और लौटती हैं। फलस्वरूप पवनें सागरीय एवं स्थलीय समेत की तरह आती और लौटती हैं, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम से आती हुई प्रतीत होती हैं। क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम से आते हुए प्रतीत होती हैं। क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम से आते हुए प्रतीत होती हैं, इसीलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून की संज्ञा दी जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून बना लीजिए। इस समय क्या है, ये कर्क रेखा पे
होगी। कर्क रेखा पर आप लोग जानते हैं ना, कर्क रेखा इन क्षेत्रों में सूर्य उत्तरायण की स्थिति में है तो यहाँ पे क्या होगा, उच्च वायुदाब होगा कि निम्न वायुदाब होगा? निम्न वायुदाब होगा, क्योंकि जहाँ पे भी तापमान ज्यादा वहाँ पे वायुदाब निम्न, जहाँ पे तापमान कम वहाँ पे वायुदाब ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब यानी लो प्रेशर। और विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में जैसे तो समझ में पाए क्या कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में, इन सारे क्षेत्रों में क्या होता है, यहाँ पे क्योंकि सेम समय हुई तो सूर्य यहाँ पे किस स्थिति में है, दक्षिणी गोलार्ध में या मकर रेखा के आसपास के क्षेत्रों में, वहाँ पे सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में, सॉरी उत्तरायण की स्थिति में, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे नहीं चमकेंगी, तो यहाँ पे तापमान कम प्राप्त होगा, और जहाँ पे तापमान कम वहाँ पे वायुदाब ज्यादा, समझ गए? तो यहाँ पे उच्च वायुदाब, उच्च वायु दाब। और बुनियादी रूल है कि हमेशा हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। ये किस समय की बात हो रही है? ये हो रही बात दक्षिण पश्चिम मानसून के समय की बात हो रही है, समझिए, यानी लगभग ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु के आसपास के समय बात है, जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होता है, यानी लगभग मार्च से लेकर और जुलाई अगस्त तक की बात हो रही है कि इस दौरान सूर्य उत्तरायण की स्थिति में रहता है, और उत्तरायण से कर्क रेखा के आसपास ज्यादा सूर्य तक प्राप्त होता है, और यहाँ पे निम्न वायुदाब की स्थिति बनती है। वहीं ठीक इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और भूमध्य रेखा के आसपास कम तापमान प्राप्त होता है, जहाँ पे कम तापमान वहाँ पे उच्च वायुदाब, और हमेशा हमारे उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर तेजी से चलती है जो। ठीक है, तो जो हेली महोदय ने बताया, हेली महोदय ने ये बताया कि भैया भारतीय मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून जिसको कहते हैं, उसका सीधा सा मतलब ये हो गया है। समझिए, इसको बना लिए, बनाओ, क्या बना लिए हो? ठीक है, अब बनाने के बाद नीचे लिखो, वापसी की बात हो जाए। अब लिखो शीत ऋतु में, यानी इसके बाद में कौन सी ऋतु आएगी? शीत ऋतु आएगी। तो देखिए शीत ऋतु में, शीत ऋतु में सूर्य की स्थिति क्या होगी? दक्षिणायन। वेरी गुड। ठीक है, सूर्य जो है दक्षिण गोलार्ध के आसपास चलते, यानी मकर रेखा के आसपास ज्यादा समय तक सूर्य की किरणें होंगी जो। तो अब ठीक इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति वहां पे हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? निम्न वायुदाब के अलावा यहाँ पे उच्च वायुदाब हो जाएगा, क्योंकि अब ठंडी वाला महीना आ गया, शीत ऋतु की बात हो रही है ना। तो अब शीत ऋतु में जहाँ पे तापमान कम प्राप्त होगा वहाँ पे उच्च वायुदाब का निर्माण होगा, यानी अब सूर्य की किरणें इस सब क्षेत्रों में सीधे चमक रही हैं। तो यहाँ पे अब हो जाएगा उच्च वायुदाब के अलावा निम्न वायुदाब की स्थिति, यहाँ पे आपका निम्न वायुदाब। और ठीक इन क्षेत्रों में क्या हो जाएगा? उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब, यानी पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब और यहाँ पे निम्न वायुदाब। अब जब निम्न वायुदाब हो जाएगा तो हवाओं की दिशा भी ऋतु के अनुसार बदलेगी, नहीं बदलेगी? बदल जाएगी। तो हेली महोदय ने ये बात बताने का प्रयास किया है कि शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण मकर रेखा और भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में निम्न वायुदाब का निर्माण हो जाता है, और भारत के पश्चिमोत्तर भाग में शीत ऋतु के दौरान, क्योंकि इधर सूर्य दक्षिणायन में इधर कम तापमान प्राप्त होगा, तो यहाँ पे ठंडी का महीना होगा और हवाएं नीचे बैठ जाएंगी, इसलिए यहाँ पे उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाएगा, और उच्च वायुदाब से पौने निम्न वायुदाब की ओर आने लगेंगी। इसको हम लोग बोलेंगे लौटता मानसून। लौटता यानी इस समय मानसून की वापसी
ये चीज़ें होती भी हैं। लगभग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जो है मानसून की पूर्ण रूप से वापसी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने भारत के मानसून को परिभाषित करने का प्रयास किया। यही इनका सिद्धांत है, बाकी कुछ इनके सिद्धांत में है नहीं। तो अब इसको बना लो। अब तेज क्या हो जाएगी, उलट जाएगी इस दिशा में। आप लोग इसे बना लीजिएगा, वो दिशा में बना उसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगी, यानी हवाएं जो है अब इस दिशा से वापस होने लगेंगी। समझिए, देख लो इसको, देख लो उसके बाद अच्छे से बनाना। देखो, शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में तापीय प्रभाव कम होने लगता है। पश्चिमोत्तर भाग में तापीय प्रभाव कम होने लगता है, जिसके कारण उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। जबकि हिंद महासागर में निम्न वायुदाब बनता है। फलस्वरूप पवने स्थलीय समीर की तरह प्रवाहित होने लगती हैं। जिसे उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून कहते हैं। ठीक, अब ये वाला चित्र बना लीजिए 1 मिनट में, 1 मिनट 30 सेकंड में बनाइए फटाफट। बन गया? यानी जो हेली महोदय ने बताया है वो बिल्कुल स्थलीय एवं सागरीय समीर की तरह चीजें परिभाषित करती हैं और सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की स्थिति के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में दोनों के आगमन और लौटना या प्रत्यावर्तन को उन्होंने स्पष्ट किया है। लेकिन इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, ठीक है, जिसके आधार पर इनके सिद्धांत की आलोचना भी की गई। तो उसको भी 2-3 बिंदुओं में लिख लीजिए। ठीक है, हो गया, बन गया। अब एक छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए, हेली की सिद्धांत की आलोचना, या इस तरह लिख दीजिए, हेली की तापीय सिद्धांत की आलोचना। हेली के तापीय सिद्धांत की आलोचना। अब देखिए, हर विचार में कोई चीज, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं, किसी भी चीज को 100% सही नहीं मानते हैं, उसमें सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। ठीक है, 100% सही एक ही चीज को माना जाता है, इसको मृत्यु हो माना जाता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा है कि कोई 400-500 साल ना हो सकता है जी जाए, ठीक है। नहीं, एक चीज़ है जो बिल्कुल 100% सत्य हो, उसमें कोई फर्क नहीं, ठीक है। लेकिन दिल तो होना ही होना है, निश्चित हम यहाँ कहते हैं कि दिल तो एक अटूट सत्य है, यानी इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, सत्य नहीं है या 100% सत्य नहीं है, ठीक है। तो इसी संदर्भ में आलोचना को भी हम लेंगे,
आलोचना का सीधा मतलब विरोध नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिए, आलोचना का मतलब होता है कि किसी चीज़ की आप अच्छाई को भी बताएं और बुराई को भी थोड़ा बहुत बता दें, ठीक है। जैसे का आप ये बताइए कि हाँ भाई आपकी ये चीज़ अच्छी है और इस चीज़ से हमको थोड़ा आपत्ति भी है, ये चीज़ अगर आप सुधार लें तो अच्छी बात है, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आलोचना। और खाली गिना दिए 10-15 टू कमी की, तो इसका मतलब आप विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ना विरोध करना है और ना एक तरफा समर्थन करना है, ठीक है। आपको जो रेशनल चीज़ें, तार्किक चीज़ें हैं, ठीक है, उसको भी बताना है कि हाँ ये चीज़ इस ढंग में अच्छी है और ये चीज़ बुरी है। तो अच्छी चीज़ तो हम लोग देखी चुकी, मानसून का पैटर्न में बताया कि हाँ ऐसे ऐसे है नहीं है, थोड़ा सा इनकी कमियाँ भी देख ली थी। तो मेरी बात ये थी उन्हीं के तापीय सिद्धांत की आलोचना। जैसे अभी केंद्रीय कैबिनेट ने एक विषय लिया है, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। तो इसके कुछ लाभ भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं, लेकिन आपको दोनों को जानना है। यानी कि इस पार्टी ने लिया डिसीजन तो सत्य होगा और इस पार्टी ने डिसीजन लिया तो नहीं होगा। इस प्रकार की राय कौन रख सकता है? इस प्रकार की राय आम लोग रख सकते हैं, लेकिन अब आप लोग आम नहीं, आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि आप तार्किक ढंग से चीज़ों को सोचें, ना किसी का अंध समर्थन और ना किसी का अंध विरोध। ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, दोनों ही खराब स्थिति होती है, ठीक है। यही चीज़ आपके प्रश्न में भी समन्वय वाली प्रक्रिया दिखाई देनी चाहिए, यानी मध्य मार्ग, अच्छी चीज़ भी पता है, बुरी चीज़ भी पता है और क्या उसको सुधार किया जा सकता है ये भी पता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके का उत्तर लिख के लाया कीजिए प्रश्न उत्तर, ठीक है। इसमें बैठ के सोचा समझा करिए कि वन इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन से कौन से लाभ हो सकते हैं और कौन से नुकसान हो सकते हैं, तो ये आपको निबंध इसमें दिखाया जाएगा, ठीक है। इतने खाली देगा, एक देश एक चुनाव की प्रासंगिकता, या इतने लिखने का खाली एक देश एक चुनाव, ठीक है। आपको लिखना रहेगा 6-8 शब्दों में, जो क्या लिखेंगे अगर जानेंगे तो बुनियादी बातें 2-4 अच्छाइयाँ 2-4 बुराइयाँ उसको बना के लिख देंगे। निबंध में इसीलिए उसका नाम है निबंध, बंधन रहित एक, यानी अपने बहुत मौलिक विचार उसमें आए हैं, इसलिए निबंध में ये भी नहीं डाला जाता है या अमूमन बहुत कम डाला जाता है। यानी आपके जो लेखन शैली में प्रभाव, यानी एक दूसरे से चीज़ें बिल्कुल जुड़ती हुई चली जाए, एक दूसरे से चीज़ें, यानी आप पढ़ना शुरू करें तो आपको लगे कि हम सीढ़ी से उतर रहे हैं, यानी कि 4 जीना बना दिए उतरने वाला, फिर उसी में बना दिए चढ़ने वाला, फिर उतरने वाला, यानी लास्ट की चीज़ शुरू की चीज़ें लास्ट में मारे घंटे खिचड़ी बना दी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति ना हो, ठीक है। तो निबंध का मतलब सीधा था प्रवाह, ठीक है। उसी प्रकार से चलिए हम लोग इसकी आलोचना को भी थोड़ा सा देखते हैं। तो आलोचना में पहला बिंदु लिखिए, मानसून एक तंत्रीय सिस्टम है, मानसून एक तंत्रीय सिस्टम है जिसमें मानसून आगमन वापसी, मानसून आगमन वापसी, मानसून ब्रेक, मानसून ब्रेक, ब्रेक ब्रेक तो रुकना, मानसून ब्रेक, वर्षा का वितरण जैसी चीजें भी शामिल है। ऐसी चीजें भी शामिल हैं, लेकिन हेली के इस सिद्धांत से इन तत्वों की व्याख्या नहीं हो पाती, लेकिन हेली के इस सिद्धांत से इन तत्वों की व्याख्या नहीं हो पाती। और ये यानी एक आलोचना को आपने, लेकिन आलोचना भी एक लिमिट भी
ये नहीं कि कुछ भी लिख दिए। तो किसी ने पूछा कि आप अपनी 5 कमियाँ बताइए, 5 अच्छाइयाँ बताइए। तो अच्छाइयाँ तो सबको पता है कि बहुत पढ़ता हूँ, वो जो है साफ सफाई रहता हूँ, नींद कम लेता हूँ, किसी से झगड़ा नहीं करता हूँ। तो बहुत सारी आप अच्छाइयाँ बता सकते हैं। बुराइयों में ये नहीं कि आप बता दें कि हमारा कभी कभी हत्या करने का मन करता है तो और मैं कर देता हूँ, लेकिन ये भी आपकी आलोचना नहीं हुई तो सीधा अपराध की बात होती है। आपकी कमियाँ पूछा है, कमियों और अपराध में अंतर हो। ठीक है, तो अब यही चीज यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है कि अगर आलोचना लिख रहे हैं तो उसमें नहीं कि कहते कि इन्होंने तो पूरा सिद्धांत एकदम से 100% गड़बड़, इस तरह नहीं होना चाहिए। यानी उन्होंने बहुत लेटेस्ट बताया है कि मानसून एक तंत्रीय सिस्टम है और इस तंत्र में उन्होंने ये बात कही है कि मानसून एक स्थलीय एवं सागरीय समेत की तरह है, लेकिन इसमें पूरे तंत्र की बात नहीं बताई गई है। पूरे तंत्र में वर्षा का वितरण भी शामिल होगा, मानसून विस्फोट भी शामिल होगा, मानसून ब्रेक भी शामिल होगा। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि वर्षा ऋतु में ही आज बारिश होगी, 15 दिन बारिश ही नहीं हुई, यानी मानसून ब्रेक की स्थिति हो जाती है, उसकी व्याख्या इसमें नहीं हो पाती। लेकिन तो इन्होंने बहुत हल्की हल्की चीज़ों में इसका विरोध कर दिया है। इसी प्रकार से व्यक्तिगत जीवन में आप कमियाँ अगर गिनाएं तो इस प्रकार की कमियाँ की जो सहन करने योग्य हो, जिसमें सुधार की संभावना हो। ठीक है, ऐसी कोई कमी ना गिना दें कि वो कमी नहीं अपराध जैसा लगने लगे। जैसे आप ही कमी गिना देते हैं कि सर मैं सोता जाता हूँ, भावुक ज़्यादा हो जाता हूँ। कई बार मैंने बताया कि भावुक होना कोई बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा प्रशासनिक गुण नहीं माना जाता भावुक होना। संवेदनशील होना ठीक, संवेदनशील और भावुक होने का अंतर है। संवेदनशील का मतलब हो गया कि आप किसी के दुख दर्द को समझ सकें। जो ठीक है, आपके अंदर जितनी संवेदना होगी उसके दुख दर्द को समझ के तो उसका जो लीगल समाधान है वो आप उसको प्रोवाइड करवा देंगे। ये हो गई आपकी संवेदना। और भावुकता हो गई कि उसे रोने गाने लगी, पता लगे तमाम योजनाएं सरकारी में उसको नहीं, उसको प्रोवाइड करवाए, अपने जेब से ही पैसा दे दी। कितने लोग जेब से देंगे? जो कल के लिए 10 लोग आ जाएंगे कि सर उनको दिए थे हमको कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से झमेले नहीं फंसना है आपको। सीधी सी बात है कि आपको संवेदनशील होना। ये नहीं कि कोई रो रहा है, पड़ा है और आप गाड़ी बैठे हैं, महाराजा तरह निकल गए। ठीक है, मेरी कि आपके साथ में एक पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी उसकी आपको चीज़ों को समझ के उसके बाद निर्णय करना। आगे दूसरा लिखिए, क्योंकि देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय होने वाली वर्षा प्रमुख रूप से पर्वतीय, देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय होने वाली वर्षा प्रमुख रूप से पर्वतीय, चक्रवातीय, एवं संवहनीय है, संवहनीय है। लेकिन वर्षा के इन तीनों रूपों की व्याख्या नहीं हो पाती। वर्षा के इन तीनों रूपों की व्याख्या इस सिद्धांत में नहीं हो पाती। यानी इन्होंने कहा है कि वर्षा 3 तरह की होती। एक होती है पर्वतीय, बताना नहीं है कुछ, पहला। दूसरा होती है चक्रवातीय और तीसरा होती है संवहनीय। तीनों वर्षों का वर्षा का अपना अपना अलग एप्लीकेशन। ठीक है, पर्वतीय वर्षा के मतलब किसी पर्वत से टकरा के इसे आर्द्रता भरे होने उस क्षेत्र में वर्षा करवाते हैं। चक्रवातीय का मतलब चक्रवात हमेशा सागरों में बनते हैं, जलीय क्षेत्रों में बनते हैं। तो तटीय क्षेत्रों में चक्रवातीय वर्षा के रूप में भारत में भी हो जाती है वर्षा, इसमें भी हो जाती है। और संवहनीय वर्षा वो यहाँ पे होती है जहाँ पे एकाएक बहुत ज़्यादा तापमान होता है, खास करके विषुवत रेखीय प्रदेशों में। ठीक है, और लगभग दिन में
दूसरे पहर जिसको बोला गया, दोपहर के बाद में लगभग 2 बजे के बाद में, ठीक है, जो आर्द्रता भरी वायु होती है वो ऊपर उठ जाती है और तुरंत बादल बनते हैं, वर्षा हो जाती है। यानी प्रत्येक दिन के समय दूसरे पहर में वर्षा हो जाती है, तो सौवानी वर्षा होती है। सौवान का मतलब ये तंत्र, यानी किसी भी स्थान पे जो है एक तंत्र काम करे। मान लो ये कोई क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पे सौवानी वर्षा होती है, यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी। पहला चीज़ है तापमान बहुत ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होगा और यहाँ की जो हवाएं हैं वो ऊपर उठ जाएंगी और इन क्षेत्रों में इनका जो है नीचे की तरफ उतरेंगी, बादल बनेंगे और वर्षा हो जाएगी। यानी संवहन का एक तरह से सेल्फ होता है, यानी इधर भी कुछ हवाएं, इधर भी कुछ हवाएं, यहाँ पे इन क्षेत्रों में वर्षा होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। ये क्षेत्र यानी जो सेल्फ डेवलप होता है, संवहन का मतलब होता है संवहनीय हवाएं भी होती हैं, ठीक है, तो उन क्षेत्रों में वर्षा होना होता है। यानी 3 प्रकार की वर्षा है। इसका जो है इसमें विवरण नहीं, इसमें विवरण केवल किसका है, पर्वतीय वर्षा का। वर्षा 3 तरह की होती है, भारत में भी 3 प्रकार की वर्षा होती है। तो इन तीनों वर्षा का विवरण जो है आपके सिद्धांत से नहीं मिल पाता है। तीसरा लिखिए, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार मानसून को एक निश्चित समय में आना, इस सिद्धांत के अनुसार मानसून को एक निश्चित समय में आना और वापस होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं होता। जबकि ऐसा नहीं है, यानी जो मानसून की और सारी गतिविधियां हैं, ठीक है, कि मानसून के जो है कई बार लेट से आता है, कई बार सूखे की स्थिति हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, यानी उसके तमाम ऊहापोह हैं, अनिश्चितताएं हैं उसमें, उन सबकी व्याख्या इस सिद्धांत से नहीं हो पाती है। ठीक, कई बार अपने यहाँ देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि धान सूख जाते हैं, वर्षा ही नहीं होती। कई बार सामान्य वर्षा हो जाती है। तो ये जो सारा सिस्टम है, इसकी व्याख्या इस सिद्धांत से नहीं हो पाती, क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे स्थलीय समीर और सागरीय समीर कहा है। और स्थलीय समीर और सागरीय समीर अगर आपने कहा है, तो स्थलीय समीर और सागरीय समीर का एक प्रकृति होता है कि वो दिन प्रतिदिन उसी अंदाज में चलती है, उसी गति से चलती है, क्योंकि सूर्य का जो ताप का वितरण है वो प्रत्येक दिन होता है। सूर्य अपने निर्धारित समय पर निकलता है, निर्धारित समय में पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में उसके तापमान का वितरण होता है। तो वो दिन में अपना सागरीय समीर और रात के समय स्थलीय समीर, ये प्रतिदिन चलती है। लेकिन अब यहाँ पे आपने सागरीय और स्थलीय समीर को कह दिया, लेकिन एक निर्धारित तिथि में ना तो मानसून आ रहा है और ना ही निर्धारित तिथि में मानसून वापस हो जा रहा है। कोई एक ऐसा डेट नहीं इन्होंने सुझाया कि भैया 15 जून को मानसून आएगा और 15 सितंबर को मानसून वापस होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक आलोचना का बिंदु हो सकता है, यानी इसमें सारी चीज़ों को जो है स्पष्ट नहीं किया गया, ठीक है। दूसरा सिद्धांत आपका क्या ये हो गया, इसमें इतने बातें थी, समझ गए ये सब थे, सरल सिद्धांत से समझ गए होंगे। उत्तरायण दक्षिणायन इसे समझ रहे हो तो समझ जाएंगे। दूसरा क्या किया, पछुआ कौन सिद्धांत, ये भी इसी तरह का सिद्धांत ये भी है, ठीक है। बस इन्होंने पछुआ कौनों के आधार पे चीजों को डिसाइड किया है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि पछुआ कौन क्या होगी। पछुआ कौन अगर आप लोग पढ़े होंगे वो पहले कौन है, तो ये भी एक तरह की अस्थायी कौन है, जैसे व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय ध्रुवा पवन, ठीक है। 3 के अलावा एक विषुवत रेखीय पछुआ पवन, ठीक है। 4 पवनें होती हैं जो अस्थायी रूप से एक क्षेत्र में चलती रहती है, ये माना जाता है। क्या कोई पूछ रहा है क्या? यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा।
ये माना जाता है कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक है, तो उसके कारण जैसे कोई चीज़ अगर आप कोई चीज़ घुमाया जाएगा तो सफेद गति होगी तो उसके शीर्ष भाग में होगी, और यहाँ से किसी चीज़ को यहाँ इसको घुमाया जाए किसी में डाल के रखना, तो ये तो सबसे ज़्यादा जो भाग होगा यहाँ पे होगा, यहाँ पे मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पे सबसे कम होगी, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो विषुवत रेखा है यहीं पे विषुवत रेखा पे पृथ्वी के घूर्णन और कोरियोलिस बल इन सारे कारणों से एक कोण का निर्माण होता है जो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में ही पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ऐसे जब आप जलधारा वगैरह पढ़ेंगे ओशन करंट्स, ठीक है, तो ओशन करंट्स में भी इन्हीं कोणों का सबसे ज़्यादा योगदान होता है जो विषुवत रेखीय पछुआ कोण जिसको कहा जाता है। देखिए यानी विषुवत रेखा पे 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में कोणें चलती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में कौन सी कोण चल रही है, विषुवत रेखीय पछुआ कोण, क्योंकि ये पश्चिम दिशा से आते हुए प्रतीत होती है तो इसको विषुवतीय पछुआ कोण बोला जाता है। और ये उसकी उत्पत्ति जो होती है वो इसी संदर्भ में ली जाती है क्योंकि एक तरह से प्रतिक्रिया के आधार पर चलती है। जो आप देखे होंगे कि जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक कोणें होती हैं, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक कोणें होती हैं और उत्तरी गोलार्ध की, ठीक है, तो उनकी दिशा जो होती है वो इसी प्रकार की, दक्षिणी गोलार्ध में वो दाहिनी तरफ सॉरी बाएं तरफ और उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ मुड़ जाती है इस प्रकार से, ठीक है। तो अब इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में जो हवाएं जो है इसके विपरीत चलते हैं, तो यहाँ पे एक प्रतिक्रिया के रूप में तीसरी हवा जो आती है वो विषुवत रेखीय पछुआ कोण के रूप में हमारे सामने आती है। तो इसको चित्र के बीच में बनवाएंगे आपको, ठीक है, उसको आप देखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, केवल इसलिए न बनाइए कि बाकी चीज़ें बनाने के लिए नहीं समझ नहीं पाएंगे। तो लिखिए दूसरा सिद्धांत रिगार्डिंग, देखिए फ्लोन का पछुआ कोण सिद्धांत है। पछुआ कोण सिद्धांत का लेकिन इस सिद्धांत का प्रतिपादन जलवायुविद फ्लोन नामक जलवायुविद फ्लोन के द्वारा किया गया था। फ्लोन के द्वारा किया गया जिन्होंने विषुवतीय पछुआ कोण को ही विषुवत रेखीय या विषुवतीय पछुआ कोण को ही विषुवतीय पछुआ कोण को ही मानसून कोणों की संज्ञा दी है। यहाँ पे भी जो है चित्र बनाने का खूब प्रयास कीजिए। मिला दीजिए ये हो गई आपकी विषुवत रेखा।
विषुवत रेखा, ये आपका हिंद महासागर है। ये हिंद महासागर, ये आपकी कर्क रेखा है। कर्क रेखा जहाँ भी विषुवत रेखीय प्रदेश या विषुवत रेखा है, उसी क्षेत्र में मैंने बताया है कि कौन से पहुंच सकती है, विषुवत रेखीय पछुआ कोण। ठीक है, यानी विषुवत रेखीय पछुआ कोण ऐसे ऐसे आती है, तो यही मोड़ के ऐसे मूर्ति क्यों है वो भी आगे समझाते हैं। ठीक है, इसी पे आप लिख लीजिएगा, विषुवत रेखीय पछुआ कोण। विषुवत रेखीय पछुआ कोण साफ नहीं दिखाई दिख रहा है, साफ लिखा है, ये नहीं दिखेगा तब तक दिखेगा कि इन्होंने जो बनाई बनाते थे। कुछ नहीं है, ठीक है, पता ही नहीं करता क्या बनाएगी वो, आते खून की तरफ इन्होंने बन गया कहाँ, ये विषुवत रेखीय जो पछुआ कोण बनाए थे वही पछुआ कोण। ये अफ्रीका लिखा हुआ है, तो लिख दिया, पहचान जाने तो पता नहीं क्या समझ जाए स्कूल हो, तो उसको लिखने के बाद नहीं थी, वैसे मैंने लिख दिया। लेकिन हम इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, जो फ्लोन होते हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से बताने का प्रयास किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने नाग लपेट की बात नहीं की। इन्होंने कहा है कि सूर्य की उत्तरायण के समय, यानी सूर्य की उत्तरायण की जब बात आती है तो सीधा मतलब होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं कर्क रेखा के आसपास ज़्यादा समय तक रहती हैं, ज़्यादा वहाँ पे सूर्यास्त की प्राप्ति होती है। यानी सूर्य के उत्तरायण के समय भारत के पश्चिमोत्तर भाग में सूर्यास्त अधिक प्राप्त होता है, जिसके कारण यहाँ पर एक लो प्रेशर जनरेट होता है या निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। और इसी निम्न वायुदाब को भरने के लिए विषुवत रेखीय पछुआ कोणों को ये क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, या विषुवत रेखीय पछुआ कोण इन्हीं तरफ आकर्षित होकर इसी लो प्रेशर को भरने के लिए, निम्न वायुदाब को भरने के लिए, यहाँ पे ये जो निम्न वायुदाब इसी को भरने के लिए विषुवत रेखा की पछुआ कोण है वो इसी को भरने के लिए तेजी से इस ओर आती है, यानी 40 से 60 डिग्री अक्षांश से देशांतर के मध्य में ये जो है मुड़ जाती है इधर, इसको भरने के लिए यहाँ पे हाई प्रेशर पहले से है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण दिशा में, सूर्य उत्तरायण मतलब दक्षिणी गोलार्ध में या विषुवत रेखा के आसपास कम गर्मी प्राप्त होगी। यहाँ पे कम गर्मी के मतलब उच्च वायुदाब, ठीक है, उच्च वायुदाब बनेगा और भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, ठीक है, एक अहम लो प्रेशर बनेगा, जिसको भरने के लिए विषुवत रेखीय पछुआ कोण उसकी ओर आकर्षित होती है। लिखो, समझ आ जाएगा, इसी चित्र बनवाते हैं। लिखो आगे इसमें, देखो फ्लोन महोदय के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के उत्तरायण
होने से रोहन महोदय के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के उत्तरायण होने के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में सूर्य के उत्तरायण होने से भारतीय उपमहाद्वीप में एक गहन लो प्रेशर या निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। लो प्रेशर या निम्न वायुदाब का निर्माण होता है जो कि विषुवत रेखीय पछुआ कोणों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो कि विषुवत रेखीय पछुआ कोणों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। इसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। मैंने इनके सिद्धांत में कुछ है ही नहीं। इनका सिद्धांत केवल इतना ही आपको इसमें जानना है कि विषुवत रेखीय पछुआ कोण क्या होते हैं, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब, सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन। ये 5 बातें अगर आप जानते हैं तो इनका सिद्धांत इन्हीं 5 बातों पे टिका हुआ है। यानी सीधी सी बात है कि विषुवत रेखीय पछुआ कोण जो है भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में जो निम्न वायुदाब बनता है उसको भरने के लिए वो तेजी से इसकी ओर आता है और उसके बाद जब वो वायुदाब भर जाता है तो मानसूनी कोणों का वापसी भी इसी पैटर्न पे होता है। जैसे हैली के सिद्धांत में, काफी सिद्धांत में तमाम आधारों की जो है विसंगतियाँ थी, उसी प्रकार की इनके सिद्धांत में भी इसी प्रकार की विसंगतियाँ देखने को मिल रही हैं। ठीक है, यानी इसमें भी मानसून ब्रेक, जो है मानसून आगमन, मानसून वापसी, चक्रवातीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, ये सारे चीज़ों का या सारे जो मानसूनी तत्व हैं उनकी व्याख्या हो ही नहीं पाती है। ठीक है, तो इसीलिए इनका सिद्धांत भी, इनके सिद्धांत को भी ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई। लेकिन सिद्धांत के तौर पर क्योंकि जहाँ कुछ नहीं वहाँ छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी बात है। इस समय पूरी दुनिया में इन सारे क्षेत्रों में बहुत कम ज्ञान था, उस समय यही ज्ञान अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जो जैसे आज से 30 साल पहले, 30-35 साल पहले कर लीजिए, 30 साल पहले मान लीजिए, अगर किसी के हाथ में स्मार्टफोन आ जाता है, कोई बना देता तो उसको आप हल्का फुल्का मानते। बहुत बड़ी बात थी कि अरे यहाँ बैठे दूसरे की बात हो जाएगी, इसके अलावा बहुत सारे फीचर हो जाएंगे, फिल्में वगैरह देख लेंगे, तो बड़ा फीचर तो ये यूट्यूब वगैरह चलेगा, इंस्टाग्राम चलेगा और क्या चलेगा, हैं फेसबुक, गूगल, बहुत बड़ा चीज़ ये सब चलेगा। तो अपने आप में तत्कालिक समय में वही बहुत बड़ा विचार था वो। लेकिन वर्तमान में विचार नहीं है, क्योंकि मोबाइल हाथ में पहुँच गई। तो एक सामान्य सी बात मेरी जो मोबाइल चलाना, मोबाइल तो एक चौराहे पे 10-20 इंजीनियर मोबाइल के आप ले जाएंगे, फिर कोई मोबाइल बनाते हैं, वो भी ये बना ले रहे हैं जो। लेकिन जब कोई नहीं बनाया था तब यही विचार बहुत बड़ा था कि जब वो इस प्रकार के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। उसी संदर्भ में जैसे वर्तमान में जो विज्ञान और तकनीकी है, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, रोबोटिक्स है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, ये सब क्या है वर्तमान समय में बहुत सारी अनसुलझी पहेलियाँ इस संदर्भ में हैं। ब्लैक होल्स है, इन सब के बारे में जो अध्ययन निरंतर हो रही होगी, अपने आप में एक बड़ी बात है। बाद के 500 साल बाद हो सकता है वहाँ पे कोई मनुष्य भी रहे, मंगल ग्रह के सारे ग्रहों पे, जो तब दूसरी बात हो जाएगी। इन्होंने शुरुआत कर दी कम से कम यहाँ भाई मानसून का जो सिस्टम है भारतीय उपमहाद्वीप में, वो इसी प्रकार का, इसी प्रकार की हवाएं वहाँ पे आती हैं, वर्षा कराती हैं और फिर उन हवाओं की वापसी हो जाती है। 1 मिनट में इनकी की आलोचना लिख लीजिए, बता के चित्र बना लीजिए ना। देखो देखो फ्लोर के सिद्धांत की
आलोचना, इनके सिद्धांत में भी हैली के सिद्धांत की तरह अनेक विसंगतियां हैं। अनेक विसंगतियां हैं। इनके सिद्धांत में भी हैली के सिद्धांत की तरह अनेक विसंगतियां हैं। जैसे मानसून की क्रिया प्रणाली की व्याख्या न होना, मानसून के क्रिया प्रणाली की व्याख्या न होना, मानसून का आगमन एवं प्रत्यावर्तन, मानसून का आगमन एवं प्रत्यावर्तन, मानसून ब्रेक, वर्षा के सभी रूपों की व्याख्या न होना, वर्षा के सभी रूपों की व्याख्या न होना इत्यादि। यानी जितनी आलोचना हमने तापीय सिद्धांत में लिखी थी उतनी आलोचना उनके पश्चिम सिद्धांत में भी आपको दिखाई दे जाएगी। समझिए, तो आज आपके ये दो सिद्धांत कंप्लीट हो गए। ठीक है, तापीय सिद्धांत और पश्चिम सिद्धांत। कल दो और बचे हैं, जो दो कौन से बचे हैं, जो है हाँ, ये हो गया अपना तापीय सिद्धांत और पश्चिम सिद्धांत हो गया। RTCZ ये सबसे महत्वपूर्ण है, RTCZ और भारतीय मानसून पूर्वी जेट, यानी भारतीय मानसून के आगमन और वापसी में पूर्वी जेट का क्या योगदान है, इस संदर्भ में चीजें हमको कर देंगे। कल इसको हम समाप्त कर देंगे मानसून को। परसों से जो हमारी कल बात होगी वो आत्मस्थिति होगी। ठीक है, चलिए हाँ एक क्वेश्चन लिखिए। पुराना वाला क्वेश्चन भी लिख के लाया, कौन लिख के लाया? एक लोग नहीं, बस बाकी लोग या संडे को क्या कर रहे थे? कितने लोग लिख के लाए? बस एक दो रहने दो, नहीं देंगे, लिखते नहीं तो क्या देंगे? ठीक है, लिख के लाओ तो देंगे, तो क्या मतलब नहीं, हम बोले ऊपर हम डाल लें, उसके बाद में फिर अगले दिन क्लास में आ जाए। जब मैं पूछूँ कि लिखें कि नहीं, मतलब हमारा मुँह देखिए बस वापस हो जाए, तो इस तरह नहीं होगा। कितने लोग लिखे हाथ पड़ा कीजिए? एक कापी ले गए थे, लेकिन कापी लाए नहीं, सब्जी भी भूल जाते, काफी चेक हो गई है सबकी। कल ले आएंगे, जितनी भी काफी आती है ले आएंगे। बाकी लोग क्यों नहीं लिखते जी? कथा मत सुनोगे, लिखा करो घर पे जाके। लिखोगे नहीं, अभी समझा रहे हैं, लिखोगे बहुत दिक्कत होगी, बाद में बहुत पछताओगे या काश लिखे होते, क्योंकि बिना इसके कोई तीसरा रास्ता है नहीं, दूसरा रास्ता है ही नहीं। बिना लेखन शैली को भी आप भूल जाइए जो लक्ष्य बनाए। ठीक है, जितना जल्दी लेखन शैली मजबूत करेंगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलना तय है। ठीक है, इसलिए सब काम छोड़ के लिखना स्टार्ट कीजिए, खूब लिखिए। ठीक है, एक पेन लीजिए 5 रुपये की, उसको टारगेट बनाइए। 5 रुपये लिए तो 5 दिन से ज़्यादा नहीं चल लीजिएगी, इतना लीजिए, इतना पन्ना रख दीजिए। ठीक है, घर वाले भी काफ़ी खरीदते, घर वाले आप काफ़ी खरीदते होंगे, आप भी लोग खरीदते होंगे। ठीक है, इतना पन्ना रख दीजिए, एक दिन में 20-20 पन्ना लिखिए। ठीक है, जितने लिखेंगे उतने आप नीचे होते चले जाएंगे इस क्षेत्र में। समझिए, तो लिखा करो भैया, बाकी लोग इतना समझाया उठाया जाता है, उसका तो फॉर्म न उड़ा दिया करो, कुछ तो सम्मान करो हमारा। जरा मेरे से बोलते हैं तो अपने पता लगे पढ़ने नहीं उतरे नहीं लिख के लाते हो। वो भी एक दिन की छुट्टी थी, एक क्या 2 दिन की छुट्टी थी, शनिवार को भी टेस्ट खराब था, क्लास नहीं। ठीक है, तो आज मेरे ऊपर बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, समझने में फोटो खींच लिया पूरी क्लास की अपने आप से। ठीक है, इसमें अगर कोई नहीं लिख के लाया, ठीक है, तो उसको हम यही लिखवाएंगे, ये जानो नहीं, तुरंत लिखवाएंगे। 15 मिनट में लिख के दिखाइए, क्लास बंद रहेगी। लिखो, एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, दोनों को इलेक्टेड काम बंद कर दीजिए कि वर्तमान में एक देश एक चुनाव की वर्तमान में
प्रासंगिकता की प्रासंगिकता क्या है विश्लेषण करें। एक देश एक चुनाव की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है विश्लेषण करें। इसको कल जो नहीं लिख के लाए ना समझो क्या होगा उसके साथ, धमकी समझो इसको। हाँ, जो नहीं लिख के आ रहे उसे तक बहुत प्रश्न पूछेंगे क्लास में, ध्यान दो। ठीक, अगर कोई प्रश्न रहेगा आपको रिवीजन करते रहिए, प्रश्न रहे तो पूछा करिए। आफ्टर क्लास या बिफोर क्लास या क्लास के दौरान भी आप पूछ सकते हैं अगर कोई फोर मार्क पूछे, ठीक है। हाँ, तो पता लगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हवाई चले हमको ऐसी क्लास पढ़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आता, इसमें समझ में ना आएगी, समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा, आपका भी समय यूटिलाइज होगा। बजे आपको पक्का होनी चाहिए। आज लिखे हो, कोई लिखे हो ना, कोई लिखा है।